ये कहानी है फ्रांसिस बाल्टेक नाम के एक मिलियनेयर बिजनेसमैन की, जिसके 2 बेटे और एक बेटी भी होती है। लेकिन तीनों के तीनों बिल्कुल नकारा और एक नंबर के बिगड़े हुए याश अमीरजादे होते हैं। उसका बड़ा बेटा फिलिप महंगी स्पोर्ट्स कार, घड़ी और जूतों का बहुत बड़ा शौकीन था। वो हमेशा अपने ऐसे दोस्तों को महंगी महंगी पार्टी देता फिरता है जो पार्टी के लालच में ही उसके दोस्त थे। उसकी बेटी स्टेला को पूरे दिन बस लग्जरी शॉपिंग का काम होता है और दौलत के नशे में वो इतनी बिगड़ गई है कि अपने घर के नौकरों को हमेशा डांटती और उनकी इंसल्ट करती रहती है। फ्रांसिस का छोटा बेटा अलेक्जेंडर एक नंबर का आलसी होता है। पूरा दिन घर में पड़े पड़े टीवी देखना, खाना पीना और लड़कियों के साथ अय्याशी करना, बस यही उसका काम था। फ्रांसिस का असिस्टेंट और उसका दोस्त फेरुशियो उसे उसके बच्चों के कारनामे अक्सर बताता रहता था, लेकिन फ्रांसिस हमेशा एक ही बात कहता था कि बिन माँ के बच्चे हैं, वक्त के साथ खुद ही अपनी जिम्मेदारियां समझने लगेंगे। फरूशियो उसे समझाता है कि तुम पिछले 15 सालों से यही बहाना लेकर उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हो, लेकिन बात अब हद से आगे निकलने लगी है और अगर अब भी तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारे बाद इस कंपनी को बर्बाद करने में वो ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। फ्रांसिस जानता था कि फरूशियो बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए वो अपने बड़े बेटे फिलिप को बुलाकर उसे समझाता है कि आने वाले वक्त में ये कंपनी तुम्हें ही संभालनी है, इसलिए अब तुम भी कंपनी के कुछ काम देखना शुरू करो। आज वो उसे एक जरूरी फाइल सौंपकर अपने एक क्लाइंट से मिलने भेज देता है और कहता है कि पिछली बार की तरह अपनी जगह किसी और को मत भेज देना। इसके बाद फ्रांसिस घर जाता है क्योंकि आज उसकी बेटी स्टेला का बर्थडे था। हर बार की तरह इस बार भी स्टेला अपने दोस्तों और बॉयफ्रेंड पर खूब पैसा उड़ा रही होती है और अपने मेहमानों की खातिरदारी में अपने नौकरों को बात बात पर डांट रही होती है। पार्टी में उसका बॉयफ्रेंड कार्लोस सबसे अपने आप को अर्जेंटीना का एक रईसजादा बताने में लगा हुआ था कि तभी फ्रांसिस को देखकर वो दोनों अंदर उससे मिलने जाते हैं, जहां कार्लोस उससे स्टेला का हाथ मांगता है। फ्रांसिस अच्छी तरह समझता था कि वो स्टेला से नहीं बल्कि उसकी दौलत से प्यार करता है और वो कहीं का कोई रईसजादा नहीं है, इसलिए वो स्टेला को भी ये बात समझाने की कोशिश करता है और शादी के लिए साफ इनकार कर देता है। लेकिन स्टेला अपने बाप की इस बात पर गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अब वो कहती है कि मैं शादी के लिए आपसे परमिशन लेने नहीं बल्कि आपको सिर्फ बताने आई थी। अब वो सबके सामने अपनी और कार्लोस की शादी की अनाउंसमेंट करके अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर देखने लगती है और फ्रांसिस गुस्से और बेबसी में उसे बस देखता रह जाता है। तभी फरूशियो फ्रांसिस के फोन पर उसके बड़े बेटे फिलिप की एक वीडियो भेजता है, जो उस क्लाइंट के पास अपने किसी आदमी को भेजकर खुद शराब के नशे में दोस्तों के साथ कहीं पार्टी कर रहा था। इतनी देर में उसके छोटे बेटे अलेक्जेंडर के स्कूल का प्रिंसिपल गुस्से में उसे ढूंढता हुआ वहां आता है, क्योंकि आज उसने अपनी वाइफ के साथ उसे रंगे हाथों पकड़ा था। मगर यहाँ जब प्रिंसिपल की दोनों बेटियां भी अलेक्जेंडर के साथ मिलती हैं तो अपने बेटे की इस करतूत पर फ्रांसिस कहीं अपना मुंह छुपाने की कोशिश करने लगता है। इस तरह एक साथ 3-3 झटके झेलने के बाद फ्रांसिस का दिल बैठने लगता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। इसके बाद अस्पताल में दिखाया जाता है कि तीनों भाई बहन वहां आते तो हैं, लेकिन फ्रांसिस के बारे में पूछने की बजाय उनमें किसी फालतू टॉपिक पर आपस में ही बहस शुरू हो जाती है। ये देखकर फरूशियो उन सबको यहाँ से निकालता है और फिर फ्रांसिस से कहता है कि अब बताओ, मैंने कुछ गलत कहा था क्या? इस तरह एक हार्ट अटैक झेलने के बाद आज फ्रांसिस को यह एहसास हो जाता है कि उसके तीनों बच्चे उसके हाथ से पूरी तरह निकल चुके हैं और अगर जल्दी उसने कुछ नहीं किया तो अगला हार्ट अटैक आने में भी उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब इसके 2 महीने बाद दिखाया जाता है कि एक दिन तीनों भाई बहन अपने डैड को जोर जोर से आवाज देते हुए पूरे घर में उन्हें ढूंढने लगते हैं, क्योंकि फिलिप के सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गए थे और वो अपने डैड के ऑफिस में बहुत सारी पुलिस को देखकर आया था। अलेक्जेंडर का फोन और वाईफाई बंद होने से उसकी ऐशो आराम वाली जिंदगी में खलल पड़ गई थी और स्टेला का भी कार्ड ब्लॉक होने से उसकी शॉपिंग रुक गई थी, जिससे वो बड़े ही खतरनाक गुस्से में थी। वो तीनों अपना एक गुस्सा अपने बाप पर ही निकालने वाले थे, लेकिन तभी बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां उनके घर में घुसी चली आती हैं और आते ही बहुत सारे हथियारबंद पुलिस वाले उनके घर को चारों ओर से घेरने लगते हैं। ये खतरनाक मंजर देखकर डर के मारे तीनों भाई बहनों के हलक सूखने लगते हैं। पुलिस इस तरह उनके घर को चारों ओर से घेर रही थी जैसे वो देखते ही उन्हें गोली मार देगी, इसलिए वो तीनों अब घर के अंदर ही कहीं छुपने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी बंदूक हाथ में लिए हुए उनके डैड उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम सबको पीछे के दरवाजे से निकाल कर ले जाऊंगा। ये सुनकर वो चुपचाप जल्दी से उसके पीछे पीछे चल देते हैं और डर के मारे अभी तक ये भी नहीं पूछते कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फ्रांसिस उन्हें पीछे के दरवाजे से निकालकर रोड पर ले आता है। आते ही वो बंदूक की नोक पर एक आदमी से उसकी कार लूट लेता है और अपने तीनों बच्चों को कार में बैठाकर यहाँ से भाग जाता है। उनके यहाँ से निकल जाने के बाद जिस आदमी की वो कार लूट कर ले गए थे, उसके पास फ्रांसिस का दोस्त फेरुशियो आकर उसे नोटों की एक गड्डी देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब फ्रांसिस और फेरुशियो का ही तैयार किया हुआ एक प्लान था। अब कार में तीनों गुस्से में फ्रांसिस से पूछते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। फ्रांसिस उन्हें बताता है कि कंपनी में एक बहुत बड़ा हेरफेर मिलने की वजह से इन्वेस्टर्स का सारा पैसा डूब गया है, जिससे हमारे सभी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं और पुलिस हमें पकड़ने के लिए हमारे पीछे पड़ी है। ये सुनकर वो फ्रांसिस से कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर हम क्यों जेल जाएंगे। फ्रांसिस कहता है कि किया तो मैंने भी कुछ नहीं है, लेकिन कंपनी तो हम सबकी है। ये कहकर वो उन तीनों से उनके फोन लेकर बाहर फेंक देता है, क्योंकि पुलिस उनके फोन्स को ट्रेस कर सकती है।
वो उनसे कहता है कि जब तक ये मैटर सुलझ नहीं जाता तब तक हम में से कोई भी किसी से बात नहीं करेगा, ना किसी दोस्त से और ना ही किसी रिश्तेदार से। इसके बाद वो उन्हें गरीब बस्ती में खंडहर जैसे दिखने वाले घर में ले जाता है। वो उन्हें बताता है कि मैं अपने माँ बाप के साथ इसी घर में पला बड़ा हूँ और अब पुलिस से बचने के लिए हमें यहीं छुप कर रहना होगा। लेकिन घर की हालत देखकर तीनों भाई बहन डर जाते हैं और स्टेला तो रोने ही लगती है, क्योंकि इसमें बिजली, पानी और यहाँ तक कि सोने का भी कोई इंतजाम नहीं था। बचपन से लेकर आज तक उनकी जिंदगी आलीशान बंगले और महंगी गाड़ियों में गुजरी थी और उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि उन्हें मकड़ी के चालों और टूटी फूटी दीवारों वाले ऐसे घर में भी रहना पड़ेगा। अब उन सबको भूख लगने लगती है और वो अपने डैड से कुछ खाना मंगाने के लिए कहते हैं। फ्रांसिस अपनी जेब टटोलता है और फिर कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, तुम्हारे पास है क्या? ये सुनकर वो तीनों खामोश हो जाते हैं और स्टेला एक बार फिर से रोना शुरू कर देती है। शाम को फ्रांसिस उनके लिए थोड़े से ब्रेड का जुगाड़ कर देता है और उनसे कहता है कि यहाँ सरवाइव करने के लिए हम सबको एक अच्छी फैमिली की तरह मिलजुल कर रहना होगा। साथ ही वो कहता है कि अब तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि तुम में से किसी ने भी आज तक नहीं किया है। स्टेला कहते हैं कि अच्छा मैं समझ गई, हम सबको डाइटिंग करनी होगी। लेकिन फ्रांसिस कहता है कि डाइटिंग नहीं, तुम सबको पैसे कमाने के लिए अब काम करना पड़ेगा, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। अब जैसे तैसे किसी तरह यहाँ उनकी पहली रात कटती है और फ्रांसिस सुबह 6 बजे ही उन्हें उठाकर कहता है कि कोई काम धंधा ढूंढकर कुछ पैसे कमा कर लाओ जिससे कुछ खाने का इंतजाम हो सके। ये सुनकर वो कहते हैं कि आप नहीं जाओगे कोई काम ढूंढने? फ्रांसिस कहता है कि पूरी जिंदगी मैं तुम्हें खिलाता आया हूँ, तो कुछ दिन के लिए क्या तुम लोग मुझे नहीं खिला सकते? वैसे भी बाहर मुझे कोई पहचान लेगा, इसलिए मैं यहीं रहकर घर की कुछ मरम्मत का काम देखता हूँ। अब दिखाया जाता है कि अलेक्जेंडर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है और वहाँ काम करने वाले मजदूरों के बीच बैठकर उनका खाना खाना शुरू कर देता है। पहले तो उन मजदूरों को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो बेशर्मों की तरह उनका खाना खाता ही जाता है तो फिर वो भी उससे खाना छीन कर वहां से उसे भगा देते हैं। फिलिप किसी तरह अपने एक फ्रेंड से मिलता है जिसके साथ मिलकर उसने कोई नया बिजनेस शुरू करने का एक घटिया सा प्लान बना रखा था। वो अपने इस दोस्त को अपनी कंडीशन के बारे में तो कुछ नहीं बताता, लेकिन इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए उसके हिस्से का कुछ फंड मांगने लगता है। मगर वो दोस्त उसके मुंह पर ही कह देता है कि ऐसे घटिया बिजनेस प्लान में मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगा, मैं तो बस पार्टी के लिए तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता रहता था। स्टेला किसी अनजान शख्स से उसका फोन लेकर अपने बॉयफ्रेंड कार्लोस को फोन करके बताती है कि मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं वेकेशन पर आई हूँ, इसलिए तुम्हें शादी के लिए अभी कुछ दिन रुकना पड़ेगा। अब शाम को फिलिप और अलेक्जेंडर वापस आकर मुंह लटका कर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी स्टेला काफी सारा सामान लेकर वहां एंटर होती है और फ्रांसिस के पूछने पर वो बताती है कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने फिलिप की घड़ी बेच दी। ये सुनकर फिलिप को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी शांत होकर वो उससे पूछता है कि कुछ खाने के लिए भी लाई हो ना। इस बात पर स्टेला खामोश हो जाती है और उसकी खामोशी देखकर फिलिप गुस्से से पागल होने लगता है। गुस्से में वो उसके लाए हुए कपड़ों पर सॉस डालकर उन्हें चबाने लगता है कि तभी फ्रांसिस की नौकरानी अपने बेटे मथायस के साथ वहां आ जाती है, क्योंकि स्टेला ने फोन करके उन्हें अपनी कंडीशन बता दी थी। यहाँ आकर वो उन्हें कुछ खाना और कपड़ों के साथ साथ फ्रांसिस को कुछ पैसे भी देने लगती है, लेकिन फ्रांसिस उससे पैसे नहीं लेता और कह देता है कि बाहर किसी को भी हमारे बारे में कुछ मत बताना। जाने से पहले मथायस स्टेला से कहता है कि तुम चाहो तो जिस रेस्टोरेंट में मैं काम करता हूँ वहां तुम्हें भी काम दिलवा दूंगा। अगले दिन स्टेला उस रेस्टोरेंट जाकर मथायस से मिलती है। मथायस उसे काम दिलवा देता है और उसकी ड्यूटी होती है कस्टमर्स को खाना सर्व करना, झूठे बर्तन धोना और ड्यूटी के बाद फर्श पर पोंछा लगाना। दूसरी ओर फिलिप भी किसी नौकरी के लिए एक एजेंसी में जाता है। उसे लगता था कि नौकरी तो यूं मिल जाएगी, इसलिए वो सीधा सीनियर मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई कर देता है, लेकिन बिना किसी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आज उसे अपनी असली औकात पता लग जाती है और आखिर में वो एक रिक्शे से सवारी ढोने का काम पकड़ लेता है। इस तरह फिलिप बड़ी मेहनत से पूरे दिन रिक्शा चलाता रहता है, लेकिन कभी उसकी सवारी दूसरा रिक्शे वाला ले जाता है तो कभी रिक्शा आगे की बजाय पीछे की ओर भागने लगता है। अब रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करने में आज स्टेला की हालत खराब हो जाती है और पापा की परी को बर्तन मांजते देखकर मथायस मन ही मन मुस्कुराता रहता है। आखिर थक हार कर वो दोनों काम से वापस लौटते हैं और आज उन्होंने जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाए थे वो लाकर फ्रांसिस के हाथों में दे देते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि आलसी अलेक्जेंडर सुबह से यहीं पड़ा सो रहा है तो उन्हें बहुत तेज गुस्सा आता है। अब डिनर के दौरान वो उसे खाना भी नहीं देते और कह देते हैं कि पैसे नहीं तो खाना भी नहीं। ये सुनकर अलेक्जेंडर कहता है कि पैसे के लालचियों तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन तुम देखना कि मैं बिना पैसा कमाए ही तुमसे अच्छा खाकर दिखाऊंगा। वो कहता है कि ये प्रकृति हमारी माँ है, इसके खजाने हमेशा हमारे लिए खुले रहते हैं। अब मैं जंगल में जाऊंगा और पेड़ों से ताजे और मीठे मीठे फल तोड़ कर खाऊंगा, लेकिन तुम्हें उनमें से कुछ नहीं दूंगा। अगले दिन वो जंगल की ओर निकल जाता है, लेकिन शाम को उल्टियां करता हुआ वापस लौटता है, क्योंकि ताजे मीठे फल समझकर उसने जंगली झाड़ियों के जहरीले फल खा लिए थे। इसके बाद अगले दिन भी वो कहीं काम पर नहीं जाता और भूख के मारे उसकी हालत पतली होने लगती है, इसलिए वो अपने डैड से कहता है कि चलो कहीं से मछली पकड़ कर लाते हैं। इस पर फ्रांसिस अब उससे कहता है कि घर की मरम्मत में मेरी हेल्प करो, तुम्हें भी तुम्हारे हिस्से का खाना मिल जाएगा। और इस तरह आखिरकार उसे अपने डैड के साथ काम में लगना ही पड़ता है। दूसरी ओर रेस्टोरेंट में स्टेला का आज अपने जैसे ही कस्टमर से पाला पड़ जाता है जो जरा सी बात पर उसे डांटने लगता है, लेकिन स्टेला को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वो गुस्से में उस कस्टमर को ही सुनाकर किचन के अंदर चली जाती है और बड़बड़ाने लगती है कि उसने मुझे अपनी गुलाम समझ रखा है क्या।
ये सुनकर मथायस उससे कहता है कि अपने नौकरों से तुम भी तो ऐसा ही बर्ताव करती थी, इसलिए अब तुम्हें इस बात का बुरा क्यों लग रहा है। वो कहता है कि बिना पैसे के राजकुमारी बनकर नहीं जिया जा सकता, इसलिए हालात का सामना करना सीखो, तुम्हें पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। वो कहता है कि हम जैसे लोगों के लिए कस्टमर ही हमेशा सही होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। उसकी ये बातें सुनकर स्टेला बिल्कुल चुप रह जाती है और उसका गुस्सा बेबसी के आंसुओं में बदल जाता है। वो चुपचाप खाना उठाकर उस कस्टमर को देने चल देती है, लेकिन मथायस अब उसे रोककर उस बदतमीज कस्टमर के खाने में एक स्पेशल तड़का लगवाता है, जिससे स्टेला हैरान रह जाती है क्योंकि उसके नौकर शायद उसके साथ भी ऐसा ही करते होंगे। अब वो बिना किसी कंप्लेंट के चुपचाप काम करने लगती है। फिलिप को भी अब रिक्शा चलाने की आदत होने लगती है और अलेक्जेंडर भी घर की मरम्मत में अपने डैड की अच्छी तरह हेल्प करने लगता है। एक दिन रात को डिनर के दौरान बातों बातों में फिलिप के मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है जिससे पता चलता है कि स्टेला को कई साल पहले एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे उसे खाना खाते ही तुरंत उल्टी हो जाती थी, और इस बीमारी से एक साल में उसका 10 किलो वजन भी कम हो गया था। ये सुनकर फ्रांसिस चौंक जाता है और कहता है कि तुमने ये बात आज तक मुझे क्यों नहीं बताई। इस पर अलेक्जेंडर कहता है कि कैसे बताते, हमने जब भी फोन किया तो आप किसी बिजनेस ट्रिप पर विदेश में होते थे, आपको देखे हुए हमें कई कई साल बीत जाते थे। यहाँ तक कि पहली बार गांजा फूकने के चक्कर में एक बार जब पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था तब भी आप यहाँ नहीं थे और किसी तरह फिलिप मुझे छुड़ा कर लाया था। फ्रांसिस अब हैरान होकर फिलिप की ओर देखने लगता है तो वो भी कहता है कि ये दोनों सही कह रहे हैं, आप तो उस वक्त भी नहीं आए थे जब मैं 2 हफ्ते तक अस्पताल में दर्द से करा रहा था और पूरी तरह डरा हुआ था, क्योंकि उस वक्त भी आप जापान में थे। ये सब सुनकर फ्रांसिस चिल्लाने लगता है कि हाँ हाँ सब मेरी गलती है। उसे आज अपने ऊपर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था क्योंकि पैसा कमाने के चक्कर में वो अपने बच्चों से बिल्कुल दूर हो गया था। बिन माँ के बच्चों को उसने सिर्फ दौलत के भरोसे छोड़ दिया था, इसलिए वो बिगड़ते नहीं तो और क्या होता। अगले दिन काम पर फिलिप मलिक नाम के एक दूसरे रिक्शे वाले से भिड़ जाता है क्योंकि वो अक्सर उसकी सवारियों को उससे पहले अपने रिक्शे में बिठा कर ले जाता था। लेकिन फिलिप के पैरों में जूतों का एक रेयर मॉडल देखकर मलिक उससे बहुत इंप्रेस हो जाता है। उन दोनों को ही जूतों के कलेक्शन का शौक था, इसलिए अब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। घर पर आज अलेक्जेंडर पाइपलाइन और पानी गर्म करने का सिस्टम चालू कर देता है क्योंकि अपने स्कूल के प्रिंसिपल के साथ प्रैंक करने के चक्कर में वो पूरे 1 महीने तक प्लम्बिंग सिखाने वाले ट्यूटोरियल्स देखता रहता था। फ्रांसिस ये देखकर आज उससे बहुत इंप्रेस हो जाता है क्योंकि वो इतना भी नकारा नहीं था जितना वो उसे समझता था। शाम को फ्रांसिस अपने तीनों बच्चों से एक अच्छा फादर ना बन पाने के लिए माफी मांगता है और बताता है कि तुम्हारी माँ की अचानक मौत के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक ही वक्त में माँ और बाप दोनों का फर्ज कैसे निभाऊं, लेकिन मैं अपने काम में भी इसीलिए बिजी रहता था ताकि तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकूं। फ्रांसिस का ये रूप देखकर तीनों भाई बहन भी इमोशनल हो जाते हैं और ये शाम वो एक अच्छी फैमिली की तरह साथ में खुशी खुशी बिताते हैं। इस तरह 1 महीने के अंदर ही वो सब अपनी इस नई जिंदगी के हिसाब से ढलने लगते हैं। स्टेला की अपने कोवर्कर्स के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिलिप मलिक के साथ जूतों का एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाने लगता है और अलेक्जेंडर भी अपने फादर के साथ मिलकर इस घर का रिनोवेशन करने में लग जाता है। वो सब खूब मेहनत करते हैं, कोई फिजूल खर्ची नहीं करते और खुशी खुशी साथ मिलकर अपनी एक नई दुनिया बसाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच शहर में स्टेला के बॉयफ्रेंड कार्लोस को उन सब की गैर मौजूदगी से कुछ शक होने लगता है और वो उनकी जासूसी करता हुआ एक दिन वहीं पहुंच जाता है। इस वक्त घर पर सिर्फ फ्रांसिस होता है जो कार्लोस को देखकर गुस्से से भर जाता है और उसे कहता है कि बताओ मेरी बेटी और हम सब की जिंदगी से दूर रहने का तुम कितना पैसा लोगे। कार्लोस एक शैतानी हंसी हंसते हुए उसका ये ऑफर ठुकरा देता है कि तभी तीनों भाई बहन भी घर आ जाते हैं। कार्लोस उनसे कहता है कि अब तुम सबको जरा सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने अर्जेंटीना में अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर इन्वेस्टर्स का सारा पैसा चुका दिया है, इसलिए अब तुम सब आराम से अपने घर जा सकते हो। उसकी ये बात सुनकर तीनों अपने फादर फ्रांसिस का मुंह देखने लगते हैं तो उसे भी कहना ही पड़ता है कि कार्लोस सही कह रहा है, जिस पर वो सब खुशी से उछल पड़ते हैं। इस तरह वो सब शहर वापस लौट आते हैं जहाँ स्टेला को छोड़कर जाने से पहले कार्लोस उसे कहता है कि कल हम दोनों शादी कर लेंगे। स्टेला भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती है, लेकिन शादी को लेकर वो पहले की तरह एक्साइटेड नजर नहीं आ रही थी। फ्रांसिस को भी सबसे ज्यादा स्टेला की ही चिंता सताई जा रही थी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि कार्लोस एक फ्रॉड है, लेकिन वो उसे कैसे समझाए क्योंकि कार्लोस के इस नाटक के बाद तो वो और भी ज्यादा उस पर यकीन करने लगी होगी और अगर वो कार्लोस की पोल खोलने के लिए सच बताता है तो उसके बच्चे उसे कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन आखिर ये उसकी बेटी की जिंदगी का सवाल था, इसलिए अगले दिन जब उसकी नौकरानी और दोस्त फरोशियों से हिम्मत देते हैं तो वो सबसे पहले स्टेला को अपने नाटक और कार्लोस की सच्चाई बताने के लिए फोन करता है। लेकिन अब तक कार्लोस स्टेला को मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस की ओर लेकर निकल गया था। स्टेला उससे कह भी रही होती है कि इतनी हड़बड़ी क्या है शादी करने की, जिस पर वो कहता है कि आज रजिस्टर करने के बाद फिर धूमधाम से शादी करेंगे। इसी बीच जब फ्रांसिस की कॉल आती है तो स्टेला के हाथ से लेकर जल्दी से कार्लोस ही फोन उठा लेता है। स्टेला को शक ना हो इसलिए वो फ्रांसिस को ये भी बता देता है कि वो दोनों मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में शादी करने आए हैं, लेकिन वो स्टेला को ये पता नहीं लगने देता कि दूसरी ओर से उसके फादर पूरी तरह चिल्ला रहे थे। अब फोन कटते ही फ्रांसिस जल्दी से अपने दोनों बेटों को साथ लेकर मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस की ओर कार दौड़ाने लगता है। उसकी किस्मत अच्छी थी जो कार्लोस को एक गूंगा बहरा प्रेस्ट मिलता है जो उनकी शादी कराने में काफी वक्त लगाने लगता है और इस तरह शादी होने से पहले ही फ्रांसिस भी वहां पहुंच जाता है।
आते ही वो स्टेला और अपने दोनों बेटों के सामने बता देता है कि कार्लोस एक फ्रॉड है, उसने हमारी मदद के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची है, हमारे ऊपर कभी कोई मुसीबत नहीं आई थी और ये सारा नाटक मैंने ही किया था। ये बात सुनते ही स्टेला कार्लोस के मुंह पर एक तमाचा चढ़कर उसे वहां से भगा देती है। लेकिन अब तीनों भाई बहन पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया था। फ्रांसिस अब बताता है कि बेशुमार दौलत ने तुम्हें इतना बिगाड़ दिया था कि मेरे पास जल्दी ही तुम्हारे हाथों में कटोरा आ जाता। ये बात सुनकर तीनों भाई बहनों को बहुत बुरा लगता है और वो फ्रांसिस से कहते हैं कि अच्छा तो आप हमें इतना बेवकूफ और नकारा समझते थे। अब वो कहते हैं कि भूल जाओ तुम्हारी कोई औलाद भी थी, और तीनों उसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इस तरह 9 महीने बीत जाते हैं और फ्रांसिस अपने बच्चों के बगैर घर में अकेला रहता है। तीनों भाई बहन फ्रांसिस के उसी पुराने घर में रहते हैं और हर महीने उसे घर का किराया भी भेजते रहते हैं, लेकिन वो उससे कभी मिलने नहीं आते और ना ही फ्रांसिस की कभी उनसे मिलने जाने की हिम्मत होती है। वो हर वक्त बस उदास और चुपचाप रहता है। लेकिन आज स्टेला का जन्मदिन होता है, इसलिए फ्रांसिस का दोस्त फरूशियो उसे उनके पास लेकर चल देता है। दूसरी ओर इन 9 महीनों में तीनों भाई बहन अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। फिलिप अपने दोस्त मलिक के साथ मिलकर जूतों का एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस चला रहा है, जबकि स्टेला मथायस के साथ मिलकर अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी कर रही है। और तो और अलेक्जेंडर को भी अब हाउस रेनोवेशन के काम मिलने शुरू हो गए हैं। हालांकि उनकी जिंदगी पहले जैसी अमीरों वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खुश थे और पूरी लगन के साथ अपने काम को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। अब जैसे ही फ्रांसिस वहां आता है तो उसे देखते ही वहां एक सन्नाटा सा छा जाता है। तीनों भाई बहनों के चेहरे जो खुशी से खिले हुए थे, फ्रांसिस को देखते ही वो एकदम से उतर जाते हैं। ये सब देखकर फ्रांसिस स्टेला को बस उसका बर्थडे विश करता है और फिर वहां से जाने लगता है, लेकिन फिर भी वो मुड़कर उनसे सॉरी कहता है क्योंकि उसने उनसे झूठ बोला और उनका दिल दुखाया। वो हमेशा काम में बिजी रहा और उनके साथ कभी प्यार के 2 पल नहीं बिताए। वो अपने बच्चों को सबक सिखाने चला था, लेकिन आखिर में उसे खुद ही एक सबक मिल गया था। अपने बच्चों की एक खामोशी देखकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो तीनों पीछे से आवाज देकर उसे रोक लेते हैं। ये देखकर फ्रांसिस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और अब वो सब साथ मिलकर स्टेला का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फ्रांसिस अपने तीनों बच्चों को गले लगाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।